हेलो बच्चों, मैं कृष्ण आपका सक्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, एसआर की फुल फॉर्म यही थी, सक्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, एसआर इंस्टीट्यूट का मतलब था सक्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। और बच्चों हम पढ़ रहे थे आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.1 हो गई थी। आज हम पढ़ेंगे 6.2। 6.2 से पहले एक प्रमेय है जिसका नाम है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, जिसे बनाने वाले जो गणितज्ञ थे उनका नाम था थेल्स, इसलिए उनके नाम से इसे थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो थेल्स प्रमेय हो या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय हो, वो दोनों एक ही है। हम उसे देखेंगे, फिर उसका विलोम देखेंगे। इन दोनों से रिलेटेड कुछ 3 एग्जाम्पल है, वो आज देख लेते हैं। कल 6.2 को क्लियर करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। यही कहना बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के पास में भेजिए, जो आपके जान मानने वाले हैं उनके पास में भेज दीजिए। और चलिए शुरू कर लेते हैं। हम्म तो ये थी पहली, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। पहले इसके बारे में, इसे पढ़ने से पहले कुछ 2-3 चीजें हैं जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। वो क्या है, समझिए ध्यान से। इसी पेज पे मैं समझा देता हूँ, फिर उसको मिटा देंगे। क्या है, हमें जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक है, अपने पास में हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए, इसका क्षेत्रफल। मैंने ये एक्सरसाइज शुरू करवाई थी, उससे पहले ये मैंने इस त्रिभुज के बारे में कंप्लीट डिटेल आप लोगों को बताई थी, जो बेसिक बेसिक डिटेल थी। ठीक है। तो हमें इसका अगर क्षेत्रफल चाहिए तो इसके क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये 2 तरीके। एक तो हीरोन का सूत्र है जिसमें हमें तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। ठीक है। तीनों भुजाएं अगर अपने पास में, तो हीरोन के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तीनों भुजाएं नहीं है अपने पास में, कोई सी भी एक भुजा है और उसका लंब है। कोई सी भी एक भुजा है और उसका लंब है। ठीक है। भुजा पे ही लंब हो, एल्टीट्यूड जो परपेंडिकुलर है, लंब है, एल्टीट्यूड है, वो उस भुजा पे ही हो। ठीक है। जैसे मान लो ये भुजा ले ली हमने, इधर था ए, इधर था बी और इधर था सी। ये बीसी भुजा ली, तो बीसी पे लंब कौन सा है, ये एडी। ये एडी किस पे लंब है, बीसी पे। तो हम क्या ले, क्षेत्रफल का सूत्र क्या लगाएंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 गुणा आधार। आधार कौन सा है, बीसी, आधार ये है। ऊंचाई इस पे जो लंब है, इस पे लंब कौन सा है, एडी। बच्चों, होना ये लंब ही चाहिए, एल्टीट्यूड ही होना चाहिए। ठीक है। परपेंडिकुलर जिसे हम बोलते हैं, लंब ही होना चाहिए, कोई दूसरी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना आप लोग। पहली चीज तो ये चीज समझानी थी कि क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। क्षेत्रफल का सामान्य सा जो सूत्र है यही है कि अगर लंब दिया हुआ है किसी भुजा पे, उसका लंब दिया गया है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सिंपल सा सूत्र है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। कोई सा भी त्रिभुज हो, चाहे समलंब हो, सॉरी, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, समकोण हो, न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, कोई सा भी हो। ठीक है। विषमबाहु, कोई सा भी हो, सभी का इससे क्षेत्रफल निकल जाता है। अब हम देख लेते हैं कि हमें जो इसमें, भाई न्यून कोण है, न्यून कोण है, न्यून को, ये न्यून कोण है, इसके अंदर ही रहेगा लंब। समबाहु में भी लंब उसका अंदर ही रहता है, समद्विबाहु में भी किसी भी भुजा का लंब उसके अंदर ही रहता है। हर त्रिभुज में जो लंब होता है वो त्रिभुज के अंदर ही रहता है, एक अधिक कोण त्रिभुज को छोड़ के। मैं एक त्रिभुज बना के बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे ये है, ठीक है, ये हमने त्रिभुज बनाना है एक, ये हमने त्रिभुज बनाया। अब मैं चाहता हूं जो ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, जो ये भुजा है, इसका लंब कैसी, इसका लंब कहां से हो। इसका लंब अगर हम ये बनाएंगे तो इधर से ये इस पे लंब रहेगा क्या, ये लंब हमेशा, जैसे ये त्रिभुज है ना, इस भुजा का लंब इस शीर्ष से ही पड़ेगा, इस भुजा का लंब इस शीर्ष से पड़ेगा, इस शीर्ष से इस भुजा पे लंब पड़ेगा। ठीक है। तो इस शीर्ष से लंब बनना, इधर लंब बनना तय कि 90 डिग्री का कोण बनेगा क्या, इसका ये भी 90 पे नहीं है, ये भी 90 से ज्यादा पे ही है, तो ये वाली तो 90 से और ज्यादा हो जाएगी। तो लंब इसके अंदर, इस भुजा पे लंब बनेगा ही नहीं, इस भुजा पे लंब बनेगा ही नहीं। तो कैसे बनेगा लंब, जो ये भुजा है, इस भुजा का लंब कैसे बनेगा, ध्यान से गौर करना। इस भुजा पे लंब बनेगा, जैसे ये हमने लाइन खींच दी। ठीक है। ये एक बार के लिए मैं इसे मिटा दे रहा हूं।
ये जो इस सिर से पड़ेगा लंब, और इस सिर से लंब ये पड़ेगा सीधा। ठीक है, इस सिर से ये लंब पड़ेगा, और इस भुजा को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे ऐसे। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया। मतलब कुल मिला के बात ये है कि इस भुजा का जो लंब है वो त्रिभुज के बाहर बनेगा, इस भुजा का जो लंब है वो त्रिभुज के बाहर रहेगा। तो इसका अगर क्षेत्रफल ज्ञात करें, जैसे ए बी सी और यहाँ पे डी है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहिए तो कैसे ज्ञात करेंगे? भुजा वही 1/2 आधार, आधार तो बीसी लेंगे, आधार कौन सा लेंगे, बीसी, और इसका लंब, आधार गुना लंब, आधार गुना लंब, आधार गुना ऊंचाई। तो बीसी पे लंब कौन सा है, ये एडी है, हालांकि ये बाहर है लेकिन ये बीसी पे लंब है। बीसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो एडी ही इसके ऊपर लंब है, तो इसका जो ऊंचाई रहेगी एडी रहेगी, इसकी ऊंचाई रहेगी क्या रहेगी, इसकी ऊंचाई एडी, इसकी ऊंचाई क्या रहेगी, एडी। ठीक है, तो ये एक चीज तो ये समझानी थी। ठीक है, मेन चीज मुझे मैंने यही समझानी थी, ये प्रमेय समझाने के लिए। दूसरी चीज जो हमें समझनी थी वो ये थी, ये दो अपने पास में समांतर भुजाएं हैं, दो अपने पास में समांतर भुजाएं हैं। ठीक है, अपने पास में एक त्रिभुज ये है, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में अपने पास में एक तो ये त्रिभुज है, ये अपना आधार ले लिया हमने, और एक त्रिभुज तो अपने पास में ये है। ठीक है, हम्म, चलो एक त्रिभुज तो अपने पास में ये है, एक त्रिभुज अपने पास में ये है, एक त्रिभुज अपने पास में ये है, एक त्रिभुज अपने पास में ये है। कितने त्रिभुज हो गए, चार त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए, चार। मेरा कहने का मतलब ये है चाहे ये जो दो समांतर भुजाएं है, कितने समांतर भुजाएं हैं, दो, दो समांतर भुजाओं के बीच में विशेष तरीक मतलब थोड़ी सी विशेष बात बात है सुनना। दो समांतर भुजाओं के बीच में, दो समांतर भुजाओं के बीच में एक ही आधार, देखो एक ही आधार पे, इस त्रिभुज का आधार भी ये है, इस त्रिभुज का आधार भी ये है, इस त्रिभुज का आधार भी ये, इसका भी आधार है। दो समांतर भुजाओं के बीच में एक ही आधार पे बनने वाले त्रिभुज, चाहे एक आधार पे दो त्रिभुज बनो, तीन त्रिभुज बनो, चार त्रिभुज बनो, पांच त्रिभुज बनो, तो वापिस सुनना, दो समांतर भुजाओं के बीच में एक ही आधार पे, एक ही आधार पे बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, ये दो समांतर भुजाओं के बीच में एक ही आधार पे बनने वाले सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। देखना, दो समांतर भुजाएं हैं, एक आधार है, कितने त्रिभुज है, एक दो, कितने त्रिभुज है बच्चों, चार त्रिभुज है, एक ये है, दो तीन चार, चार त्रिभुज है। इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या रहेगा बच्चों, बराबर रहेगा। चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या रहेगा, बराबर। बस यही कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो मुझे समझानी थी, बाकी तो हम देख लेते हैं। हम्म, देखना क्या है ये। अब जो अपनी प्रमेय है, अब हम अपनी प्रमेय को देख लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, देखो क्या है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल के वन साइड के पैरेलल अगर एक लाइन खींचते हैं, एक रेखा खींचते हैं, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो भुजाओं को, जो बाकी त्रिभुज की दो भुजाएं बच गई उनको दो बिंदुओं पे काटती है। द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, जो दो भुजाओं को जिस का अनुपात में काटेगी वो अनुपात क्या रहेगा, बराबर। तो अब हिंदी में देख लेते हैं क्या है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, जैसे एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, पहले क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। हम्म, हमने बनाना है एक त्रिभुज, ठीक है, बड़ा सा, ताकि आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से समझा सकूं। ये त्रिभुज बनाना है, यहाँ से ये रेखा खींच दी मैंने, और ये त्रिभुज हमने बना लिया। ठीक है, हमने ये एक त्रिभुज बनाया।
त्रिभुज को नाम दे दिया हमने ए, इधर दे दिया बी और इधर दे दिया सी, इधर दे दिया है सी। ठीक है। ध्यान से बात सुनना। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा यानी बीसी है, एक भुजा हमने ले ली बीसी, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। एक रेखा और खींचनी है जो बीसी के समांतर खींचनी है, और जो अन्य दो भुजाएं बच गई, अन्य दो भुजाएं ए बी और ए सी, अन्य दो भुजाएं ए बी और ए सी बच गई, अन्य दो भुजाएं ए बी और ए सी बच गई। तो यहां से हमने एक रेखा खींची, ये ठीक है। ये हमने एक रेखा खींची है जिसका नाम हम देख ए बी सी, इसका नाम दे दिया हमने डी और इसका नाम दे दिया ई। ठीक है। क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक ऐसी रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, यहां तक का मतलब यही है, तो वो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो जो ये अन्य दो भुजाओं को ना, ये समान अनुपात में विभाजित करती है। तो अब इसको सही तरीके से सुने तो क्या होगा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। त्रिभुज के एक भुजा के समांतर बीसी समांतर डीई। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने लिख लेना है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट, हमेशा जब भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होंगे, प्रमेय होगी, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होंगे ज्योमेट्री में, तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को हमेशा लिखना है दिया गया है। क्या लिखोगे, दिया गया है। क्या लिखोगे, दिया गया है। हमें क्या दिया गया है कि एक भुजा के समांतर बीसी समांतर डीई, क्या दिया गया है, बीसी समांतर डीई। ऐसे लिखने का तरीका समांतर को, ठीक है, बीसी समांतर डीई। ये इसने तक क्या, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर है, दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए। यहां तक तो हमें दिया गया है, यहां तक तो हमें दिया गया है कि समांतर एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है। और उन दो भुजाओं को कैसे प्रतिच्छेद करती है, समान अनुपात में, एक के अनुपात, समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना। सेकंड जो पॉइंट हमेशा लिखोगे बच्चों, वो हमेशा लिखोगे सिद्ध करना है। क्या लिखोगे, सिद्ध करना है। और हमें सिद्ध क्या करना है, विशेष ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या सिद्ध करना है, हमें जो पॉइंट सिद्ध करना है कि जो ये भुजा है ना, एक भुजा के समांतर एक रेखा, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इन दोनों को समान अनुपात, इन दोनों भुजाओं को ए बी और ए सी को समान अनुपात, ए बी और ए सी को समान अनुपात। कैसे, ए बी को और ए सी को समान अनुपात का मतलब ए डी और बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। गौर से देखना, ए डी के सामने ए ई है, ऐसा नहीं है कि आप लोग ए डी के सामने ये ई सी लिख दो, ए डी के सामने ई सी, ऐसा नहीं है। समान अनुपात का मतलब है ऊपर वाली इसके अनुपात के बराबर है, नीचे वाले का अनुपात इसके अनुपात के बराबर है। ठीक है, नीचे वाले का और इसका अनुपात सेम है, इसका और इसका अनुपात सेम है। तो ये हमें समझाना था, ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में हमेशा जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है बच्चों रचना। क्या होती है, रचना। पहला पॉइंट हमेशा लिखोगे, पहला पॉइंट हमेशा लिखोगे दिया गया है, दूसरा पॉइंट हमेशा लिखोगे सिद्ध करना है, और जो तीसरा पॉइंट है वो हमेशा लिखोगे रचना। क्या लिखोगे, रचना। अब रचना हमें कैसे करनी है क्या क्या हमें इसमें रचना करनी है। पहली चीज तो रचना ये करनी है कि बी को और ई को मिलाओ, डी को और सी को मिलाओ। बी को किससे मिलाना है, ई से, ठीक है, और डी को किससे मिलाना है, सी से। पहली रचना तो हमने क्या की, बी व ई को मिलाया, बी को ई से तथा डी को सी से, सी को डी से, सी को डी से मिलाया, पहली रचना तो ये। दूसरी जो रचना है वो हमें क्या करनी है, रचना जो हमें करनी है ये कि ये ए ई भुजा है ना, ये ए ई, इस ऊपर वाले छोटे से त्रिभुज में ये ए ई भुजा है, इसके ऊपर ये लंब खींचना है। ये क्या खींचना है, लंब। ये लो एक, और ई से इस भुजा पे लंब खींचना है,
ठीक है, ये हमने क्या खींच दिए, लंब खींच दिए। मतलब यहाँ पे कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का, और यहाँ पे भी कितने कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। समझ गए होंगे आप लोग। और इससे हमने नाम दे दिया है ए बी सी डी ई एफ और जी नाम दे देते हैं। यहाँ पे दे देते हैं एफ और यहाँ पे दे देते हैं जी। आप एफ जी दे दो। अगर एफ जी नहीं देना चाहते हो तो एक और नाम है, क्या है, एम और एन, ये नाम भी दे सकते हो। जो आपको जो अच्छा लगे वो नाम दे सकते हो। ठीक है सर, कोई जरूरी नहीं है कि एम एन ही दो। आपको पसंद आई, आप अपना नाम भी दे सकते हो। ठीक है, अपने नाम के अक्षर भी देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, सिद्ध होना चाहिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या नाम दिया है। ठीक है, और सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट अब हमें जो सिद्ध करना है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है बच्चों उपपत्ति। क्या है, उपपत्ति लिखो चाहे उत्पत्ति लिखो, उपपत्ति लिख दो चाहे उत्पत्ति लिख दो। ठीक है, मेन रिजल्ट यहीं से आएगा। सॉरी, हमने अभी तो इसमें हमने लिखा ही नहीं है। क्या क्या नहीं लिखा कि ई एम, ये हमने लंब डाला किस पे, ए डी पे। ई एम लंब डाला किस पे, ए डी पे, तथा डी एन, डी एन ये लंब है ना, किस पे लंब है, ए ई पे। ये हमने बनाया डी एन लंब बनाया ए ई पे। डी एन ये जो लंब डाला हमने, ये लंब डाला किस पे डाला, ए ई पर। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, रचना कर दी। ये हमने क्या की, रचना। अब हम हल करेंगे मेन चीज, उपपत्ति। बच्चों ध्यान से समझ लेना। अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, दिया गया है सिद्ध करना और रचना, इनके लगभग आप लोगों को 6 में से 2.5 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2.5। बाकी के 3.5 से 4 नंबर इस अकेले उपपत्ति के नंबर रहेंगे, ध्यान रख लेना। ठीक है, 2 से 2.5 इनके नंबर रहेंगे, बाकी के 4 4.5 नंबर, 4 नंबर तकरीबन उपपत्ति के रहेंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अगर 3 नंबर का आता है तो ये 1.5 नंबर का, ये 1 नंबर का रहेगा, बाकी 2 नंबर की क्या रहेगी, उपपत्ति। आप ये तीनों भी लिख देते हो तो भी आप लोगों को 1 नंबर मिलेगा 3 में से। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, आगे हम इसे सिद्ध करते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, हाँ ये हमें ये सिद्ध करना है, ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे सी। तो सबसे पहले त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या रहेगा, सूत्र क्या है भाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये इसका क्षेत्रफल का क्या है, सूत्र। तो लगाओ 1/2 गुणा, इसमें आधार एक बार तो ले लो, ये आधार ले, हमने एडी आधार लिया। क्या लिया हमने, आधार एडी गुणा, और एडी ऊंचाई क्या होगी, एडी पे लंब। एडी पे लंब कौन सा है, एडी पे लंब है ई एम। क्या है, ई एम, देख लो यहां से, एडी पे लंब कौन सा है, ई एम है। ठीक है, एडी पे लंब कौन सा है, ई एम। ठीक है, ये हो गया। इसे हम नाम देंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा जो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दूसरा जो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमने ये ज्ञात कर लिया ना, इन दोनों समांतर, ये दो समांतर रेखाएं हैं, नीचे 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो इधर वाला डी बी सी, डी बी सी, और एक बन रहा है डी ई सी। तो हम इधर वाले का निकालेंगे, इधर वाले का क्या नाम है, डी बी सी, डी बी सी। तो त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल, डी बी सी का क्षेत्रफल, डी बी का क्षेत्रफल, सूत्र वही है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। बार बार सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है। इसका कैसे निकालेंगे बच्चों, इसका कैसे निकालेंगे, इसका गौर करो ध्यान से। ये सॉरी, डीबीसी नहीं, डी ई बी, डी ई बी का, किसका, डी ई बी का हमें निकालना है, डी ई बी का, डी डी ई बी, डी ई बी। जो ये डी ई बी है, ये वाला एक बार के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को मिटा के दिखाता हूँ। इसका मैं निकालना है, किसका निकालना है, इसका, इसका निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इसका निकालने के लिए 1/2, इसका आधार हम ले रहे हैं बी डी। कौन सा ले रहे हैं, बी डी। इसका आधार हमने कौन सा लेना है, बी डी। कौन सा लेना है, बी डी, बी डी गुणा, और इस बी डी पे लंब है, इस बी डी पे लंब, मैंने कहा था ये अधिक कोण त्रिभुज है। मैंने क्या कहा था, ये अधिक कोण त्रिभुज है। इसको पलटेंगे, इसको क्या करेंगे, पलटे, इसको देखना, इस भुजा को आगे बढ़ाया तो इस पे लंब कौन सा है, ई एम है। इस पे लंब कौन सा है, ई एम है। ये थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था। तो इस पे लंब कौन सा है, ई एम। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 में
2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, दो भाग भाई। तो इधर क्या है, डी का क्षेत्रफल, एलएचएस में एलएचएस का भाग दिया जाएगा, आरएचएस में आरएचएस का। तो इधर क्या है, इधर है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईबी, डीईबी का क्षेत्रफल, डीईबी का क्षेत्रफल बराबर एडी का क्षेत्रफल कौन सा है, ये ऊपर है 1/2 गुणा एडी गुणा ई एम बटे डीईबी का क्षेत्रफल, इसके सामने लिखो क्या है, 1/2 गुणा बीडी गुणा ई एम। अब देखना इसे क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 से 1/2, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ई एम से ई एम भी कट जाएगा, बचेगा क्या, ये बचेगा ए डी बटे बी डी। ये समीकरण नंबर है 3। इसको हमने समीकरण नंबर क्या दे दिया, 3। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखते हैं वापिस से। अब इधर वाले से तो निकालिए, इधर वाले से हमने ज्ञात कर लिया, इधर वाले से हमने ज्ञात कर लिया है। ठीक है, तो ये इसको मैं वापस बना रहा हूँ। अब देखने क्या है, अब वापस ए डी ई का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, ए डी का क्षेत्रफल हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर, ए डी का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, ए डी ई का। इस बार देखना ए डी ई का हमने पहले बार में क्या लिया था, हमने ए डी बेस जो आधार लिया था वो ए डी को लिया था, आधार जो क्या लिया था ए डी को। इस बार आधार किसको लेना है, ए ई को। क्या लेना है, ए ई को। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ध्यान से देखना। इधर मैंने आधार ए डी लिया, फिर नीचे वाले त्रिभुज में आधार क्या लिया, बी डी लिया, क्योंकि हमें ए डी बटे बी डी चाहिए था। और दूसरी तरफ हमें क्या चाहिए, ए ई बटे ई सी चाहिए। ये दोनों जो ए ई और ई सी है, एक तो देखना ए ई इस ए डी ई त्रिभुज में है ए ई, और ये ई सी किस में है, डी ई सी में है ई सी। तो अब इन दोनों का क्षेत्रफल लेंगे, समझ गए क्या। देखना यहां से क्या आ गया था, ए डी बटे बी डी आ गया, देख लो ए डी बटे बी डी। अब दोनों, अब इन दो इधर वाले त्रिभुजों से क्या जाएगा, ए ई बटे ई सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये ए डी ई त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल वही 1/2 गुणा आधार। इस बार आधार इधर क्या लेना है, ए ई लेना है, ए ई आधार हो जाएगा ए ई, और इस पे लंब कौन सा हो जाएगा, ये डी एन। क्या हो जाएगा, डी एन, क्या हो जाएगा, डी एन। तो क्या लिख दो, इधर हो जाएगा आधार ए ई, इस पे लंब हो जाएगा डी एन। ठीक है, फिर दूसरी चीज, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 4। फिर हमने लिखा त्रिभुज, अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, इस बार हमने त्रिभुज लेना है, ध्यान से देखना, मैं मिटा रहा हूं। हाँ इसको, अरे यार, देख लो, ये लेना है हमें। ठीक है, ये वाला त्रिभुज, ये वाला। अब ये लेंगे तो क्या है, डी ई सी। कौन सा है त्रिभुज, डी ई सी। त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर वही 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसके लिए आधार हमने क्या लेना है, ई सी, और ई सी ये अधिक कोण है, ये क्या है, अधिक कोण। और अधिक कोण त्रिभुज का लंब क्या होता है, उसके बाहर होता है। तो इसी का लंब ये है डी एन। कौन सा है, डी एन। इसको, इसी को आगे बढ़ाएंगे यहां तक, और ये डी एन इस पे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ई सी गुणा ऊंचाई डी ई क्या हो जाएगा, ई सी आधार हो गया, और इसकी ऊंचाई क्या हो गया, डीई, डी एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी एन। और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये ए एन नहीं है बच्चों, यहाँ पे डी एन है। क्या है, डी एन। देख लो ए ई, जो ये ए ई थी इस पे क्या था, ये ए डी एन था, लंब क्या था, डी एन। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 5। तो वही कंडीशन समीकरण 4 में, समीकरण 4 में 5 का भाग देने पर, भाग देने पर, समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग देने पर देखो तो क्या लिखोगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर ऊपर 1/2 गुणा ए ई गुणा डी एन। भैया डी का क्षेत्रफल हमने ये लिख दिया ऊपर, अब डी सी का क्षेत्रफल ये वाला लिखना है नीचे, 1/2 गुणा ई सी गुणा डी एन। ठीक है, अब देखने क्या रहेगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल
बटे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 से 1/2 कट जाएगा, dn से dn कट जाएगा, बचेगा क्या, ए ई बटे ई सी। क्या बचेगा, ए ई बटे ई सी। क्या बचेगा, ए ई बटे ई सी। इसे हम समीकरण नंबर दे देंगे 6। इसे क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 2 और समीकरण 6 में क्या समानताएं हैं देखना। इसमें समीकरण नंबर 2 नहीं, समीकरण नंबर 3। 3 में क्या है, ए डी बटे बी डी, और 6 में क्या है, ए ई बटे ई सी। इधर है ए डी बटे बी डी और इधर है ए ई बटे ई सी। तो देखना हमें चाहिए भी ये था, क्या था, ए डी बटे बी डी और ए बटे ई सी। अब इन दोनों को बराबर कैसे करें, ये 3 का आरएचएस है और ये 6 का आरएचएस, इन दोनों को बराबर करना। जब आरएचएस को बराबर करना चाहते हैं तो एलएचएस को बराबर कर दो। क्या कर दो, एलएचएस को बराबर कर दो। अब एलएचएस में भी देखना, ऊपर वाला एडी का क्षेत्रफल, इसमें भी 3 में भी क्या है, एडीई, ऊपर तो सेम है एलएचएस में, ये डीईबी का क्षेत्रफल और ये डीईसी का क्षेत्रफल और बराबर कर दो। देखना है क्या, ये कहां से बराबर होंगे, ध्यान से देखना क्या है, ये देखो त्रिभुज डी डीई सी और त्रिभुज डीई बी, डीई सी और डीई बी, ये देखना ये है, ये डीई बी और ये डीई सी। देखना ये आधार हो गया बीसी, ये दो समांतर भुजाएं हो गई, ये क्या हो गई, दो समांतर भुजाएं। इन दो समांतर भुजाओं पे ये बीसी आधार है, बीसी आधार है, बीसी आधार है, बीसी आधार है, सॉरी बीसी नहीं, ये डीई आधार है। कौन सा आधार है, डीई। ये डीई क्या है, आधार। और इसी आधार पे एक तो डीई बी त्रिभुज बनाए और इसी आधार पे डीई सी त्रिभुज बनाए। और थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि जब दो समांतर रेखाएं होती हैं, जब दो समांतर रेखाएं होती है तो इन पे एक ही आधार हो, एक ही आधार हो, एक ही आधार हो, ये आधार ले लिया, इस आधार पे चाहे ये त्रिभुज बनाओ और चाहे ये त्रिभुज बनाओ, इन दोनों एक ही आधार के दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल, इस आधार के दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा क्या रहेगा, बराबर। दो बनो चाहे चार बनो, तो ये क्षेत्रफल क्या रहेंगे, बराबर। यानी कि डीई बी का क्षेत्रफल और डीई सी का क्षेत्रफल क्या रहेगा, बराबर। क्यों रहेगा, ये बात हमें लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी, क्या ये बात हमें लिखनी पड़ेगी। तो इसमें कर लेते हैं समीकरण 6 में ये का करेक्शन, क्या कि जब दो दो समांतर रेखाओं के बीच, रेखाओं के बीच में एक ही आधार, एक ही आधार, एक ही आधार पर बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल, त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है, समान होता है। ठीक है, इसका मतलब है कौन कौन सा त्रिभुज, डीई बी और डीई सी, क्योंकि ये इसका भी डीई बी, डीई इसमें भी है, डीई बी ये डीई इसमें भी है। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, बराबर। क्यों, क्योंकि देखो समांतर रेखाओं के बीच में, दोनों समांतर रेखाओं के बीच में। तो क्या लिखोगे, अतः अतः त्रिभुज डीई बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डीई सी का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 7। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 7। ठीक है, अब देखो समीकरण 6 और 7 में, समीकरण 6 व 7 से देखना क्या कर सकते हैं। 6 और 7 से देखो डीईसी या डीसी का क्षेत्रफल, डीसी का क्षेत्रफल है, डीसी का क्षेत्रफल की जगह डीईबी का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो डीसी के क्षेत्रफल की जगह क्या लिख देंगे, डीसी के क्षेत्रफल की जगह क्या लिख देंगे, डीबी का क्षेत्रफल, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर। तो ऊपर क्या है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे डीईसी का क्षेत्रफल था, डीईसी का क्षेत्रफल डीईसी था, डीईसी था, डीईसी की जगह क्या लिख देंगे, डीईबी। त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल और बराबर में क्या था, समीकरण समय में ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। इसे समीकरण दे देंगे 8। इसे क्या नाम दे देंगे, समीकरण नंबर 8। क्या नाम दे देंगे, समीकरण नंबर 8। ठीक है, अब क्या लिखोगे, समीकरण समीकरण 3 व 8 से, समीकरण 3 व 8 से, समीकरण 3 और 8 देखो, 3 और 8 देखो। समीकरण 3 क्या है, ये देखो क्या है, एडीई का क्षेत्रफल बटे डीबी का क्षेत्रफल, एडीई का और डीईबी का। ठीक है, और 8 में
ADE का और DB का, मतलब LHS बराबर है, LHS बराबर है, LHS बराबर है तो RHS भी क्या रहेंगे, बराबर। और इसका RHS क्या है, AD बटे BD, क्या है, AD बटे BD बराबर। और इसका RHS क्या है, AE बटे EC, AE बटे EC। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था भाई, सिद्ध करना था। तो क्या लिखोगे, इत्ति सिद्धम, क्या लिखोगे, इत्ति सिद्धम। ये चीज हमें सिद्ध करनी थी, देख लो, ये कि यही चीज हमें क्या करनी थी, सिद्ध। देख लो, AD बटे DB बटे ए बराबर है AE बटे EC, AD बटे BD बराबर AE बटे EC। तो कुछ ज्यादा खास, ये प्रमेय वैसे तो महत्वपूर्ण है, प्रमेय तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा टफ है नहीं, थोड़ी सी हार्ड है लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। इसे दो भागों में डिवाइड कर लिया। पहले तो देखो, ये एक ये त्रिभुज, इधर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करके उनको भाग दे दिया, यानी कि हमने AD बटे क्या करना था, BD करना था। हमें क्या निकालना था, AD बटे BD, AD बटे BD। तो ऐसा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला ADE का, जिसमें AD आ गया, हम बटे BD, तो बटे में BDE, ये BDE का निकाल लिया क्षेत्रफल, ठीक है। फिर हमने AE बटे EC, इधर से AE ये त्रिभुज लिया, EC में ये त्रिभुज लिया, इन दोनों का त्रिभुजों को क्षेत्रफल निकाल के और बट्टा कर दिया, यानी कि भाग दे दिया। फिर उसके बाद में हमें पता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर। तो इन दोनों को बराबर लिख के हमने समीकरण नंबर 6 में क्या किया, DEC की जगह क्या लगा दिया, 6 में DEC की जगह लगा दिया हमने DEC की जगह DEB, यहाँ पे DEC की जगह DEB लगा दिया। बाकी 6 का ये 6 ही, ये समीकरण नंबर 6 ही है, लेकिन इसमें ये DEC की जगह DEB लगा दिया इस समीकरण 7 की वजह से, ठीक है। तो ये समीकरण 8 हो गया। अब समीकरण 8 और समीकरण 3 देखो, इनके LHS ADE बटे DEB, इसका भी AD बटे DEB, तो RHS को हमने बराबर लिख दिया। इसका RHS है AD बटे BD, और इसका RHS क्या है, AE बटे EC। इनको हमने क्या कर दिया, बराबर लिख दिया। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है बच्चों। तो ये थी आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। ये कौन सी प्रमेय थी, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। इसमें समय बहुत लगा है समझाने में। अब अगली प्रमेय देख लेते हैं। जस्ट इसकी अपोजिट है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक के अनुपात में विभाजित करे, यहां तक तो हमें दिया गया है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसको हम थोड़े जल्दी हल करेंगे। मैं त्रिभुज बना रहा हूं, ठीक है, त्रिभुज बना लेते हैं। ये लो जी, त्रिभुज मैं इधर बना रहा हूं। सेम वो का वही त्रिभुज बनेगा, थोड़ा वो का वो तो नहीं बनेगा, उतना बड़ा नहीं बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसने कहा कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक के अनुपात में विभाजित करे, यानी कि एक अनुपात एक रेखा हमने ले ली ये, ठीक है, ये रेखा हमने ले ली, नाम दे दिया हमने ABC, ये हमने नाम ले लिया, ABC नाम दे दिया। इसको जो ये DE है, ये क्या कर रही है, एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हम लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है, इस बार हमें उल्टा दे दिया गया है। जो पिछले में क्या था, पिछले में समांतर दी गई थी, समांतर दी गई थी और ये सिद्ध करना था। इस बार ये तो दे दिया और हमें ये समांतर क्या करना है, सिद्ध करना है, ये बताना है कि समांतर है। देख लो, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। समांतर हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, पिछली की जस्ट ये अपोजिट ही है, ठीक है। तो हमें दिया गया, इसने क्या कहा है कि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि इन दो भुजाओं को AB और AC को एक अनुपात, यानी AD अनुपात BD, AD बटे BD बराबर AE बटे EC, AE बटे EC, ये हमें दिया गया है। जो सेकंड पॉइंट है, जो हमें लिखना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, इसने कहा है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा यानी BC, AB और AC का तो अनुपात लिख दिया हमने, और तीसरी भुजा बच गई BC। BC के ये क्या है, समांतर, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। BC समांतर DE, BC समांतर DE, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। हमने एक और पॉइंट लिखना था, रचना। पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि रचना बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट है, जो हमें क्वेश्चनों को सोल्व करने में बहुत आसान कर देता है, ठीक है, हर चीज को। मतलब हम चाहे जैसी रचना कर सकते हैं और उस रचना के हिसाब से अपने क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं, मतलब सरल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है रचना। तो चलिए ठीक है, रचना हमें करनी क्या है, क्या रचना करें हम। एक रचना हम ये करेंगे कि ये जो D है ना, हमने DE और BC समांतर नहीं है, DE और BC समांतर नहीं है,
इसने कहा है कि समांतर तो सिद्ध करो, ये समांतर तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये अनुपात तो बराबर है लेकिन ये समांतर नहीं है, तो ये समांतर हमें सिद्ध करनी है। ये तो समांतर नहीं है ना, तो चलो कोई बात नहीं, ये समांतर नहीं है तो हमने एक रेखा खींच ली समांतर, ये रेखा हमने ये, ठीक है, ये हमने एक समांतर रेखा खींच ली जिसका नाम दे दिया मैंने इधर ई डैश। क्या दे दिया, ई डैश। क्या दे दिया, ई डैश नाम दे दिया। ठीक है, ई डैश नाम दे दो, अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे देना। ठीक है, मैंने ई डैश नाम दे दिया। क्या बीसी और ई डैश क्या है, समांतर है, ये मैंने नाम दे दिया है। ये एक रेखा खींची है मैंने, बीसी के समांतर डीई समांतर रेखा खींची है। क्या खींचा हमने, बीसी के समांतर डीई डैश, डी ई डैश खींचा। ठीक है, इस रेखा को हमने खींचा है, ठीक, खींची है, बीसी के समांतर डीई रेखा खींची। ये हमने बीसी के समांतर डीई क्या खींच ली, समांतर खींच ली। अब जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है उपपत्ति, क्या आता है, उपपत्ति। वो मत समझ लेना प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एक हो गया पति और एक हो गया उपपति। ये वो पति नहीं है पति, ठीक है, ये दूसरा उपपति है। तो क्या है, ये एबीसी, क्या है, एबीसी। तो देखना है कि इसमें उपपत्ति में हमें क्या करना है। बिल्कुल छोटी सी प्रमेय है और सिंपल सी प्रमेय है, तो उस प्रमेय से भी बहुत आसान है। उपपत्ति में है क्या, हमें दिया गया है क्या भाई, एडी, एडी बटे बीडी बराबर ए ई बटे ई सी, ये तो दिया गया है। क्या दिया गया है, एडी बटे बीडी बराबर ए ई बटे ई सी, ये समीकरण एक, ये हमें दिया है। समीकरण एक तो हमें पहले से दिया गया है। दूसरा समीकरण देखने क्या है, हमें, हमने बीसी समांतर क्या लिख लिया, डी ई डेस। क्या लिखा हमने, बीसी समांतर डी ई डेस। कहां से लिखा हमने, ये रचना से। कहां से लिखा, रचना से। अब एक बात बताओ, ये भुजा और ये भुजा समांतर है, जब भी किसी त्रिभुज में इसके समांतर एक रेखा खींची जाए, ये समांतर है, तो इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या रहेगा, बराबर। ये हम अभी हम सीख के आए हैं पिछली प्रमेय में, ये चीज अभी हम सीख के आए हैं जस्ट पिछली प्रमेय से। तो इसका मतलब है डी ई डैश, यहां से ये जो डी ई डैश है, ये इसके समांतर है, बीसी समांतर डी ई डैश है, तो इसका मतलब ये इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या रहेगा, बराबर। इसका अनुपात क्या हो जाएगा, ए डी अनुपात डी बी। इसका अनुपात क्या हो जाएगा, ए डी बटे डी बी बराबर, इसका अनुपात क्या रहेगा, इसका अनुपात ए ई डैश और ई डैश सी। क्या रहेगा, ए ई डैश बटे ई डैश सी, ये रहेगी बराबर। कहां से, ये हमने कहां से लिखा, ये आधारभूत, आधारभूत समानुपातिक, समानुपातिक प्रमेय से, प्रमेय से। अब प्रमेय ये 6.1 थी, वैसे तो 6.1 थी, और आपको कभी भी ये नहीं लिखना है कि प्रमेय 6.1 से, आपको उस प्रमेय का नाम ही लिखना, और इस प्रमेय का नाम है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय। इन तीनों में से कुछ भी नाम लिख सकते हो। ऐसे मतलब लिख देना कि प्रमेय 6.1 से, क्योंकि एग्जामिनर एग्जाम में चेक करने वाला यही जानना चाहेगा कि आप लोग किस तरीके से लिख रहे हो। आपकी वो एबिलिटी चेक करेगा, आपकी एफिशिएंसी चेक करेगा कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को मतलब एक डिफाइन कर रहे हो, किस तरीके से लिख रहे हो। ठीक है, तो आप लोग यही चीज लिखना। इससे हम नाम दिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 में क्या है, देख लो, कुछ कॉमन चीज दिख रही है। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या दिख रहा है हमें, हमें समीकरण 1 और 2 से ये दिख रहा है कि देख लो, एल एच एस एडी बटे बी डी है, इसका भी एडी बटे बी डी है, इसका भी एडी बटे बी डी है, और इसका भी एडी बटे बी डी है। बी डी लिख दो चाहे डी बी, एक ही बात है। एडी बटे बी डी, एडी बटे बी डी। एल एच एस बराबर है, जब एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी क्या रह जाएंगे, बराबर। इसका मतलब है ए ई बटे ई सी बराबर, इसका आर एच एस क्या है, ए ई डैश बटे ई डैश सी, ई डैश सी। यहां तक उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक
जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, चलो दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं। इधर क्या है, ए ई बटे, इसी के इधर भी एक जोड़ेंगे, बराबर ए ई डैश बटे ई डैश सी। इधर भी क्या जोड़ेंगे, एक, दोनों पक्षों में हम क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब करो इसे हल। इधर लघुत्तम एक लगा के लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम इधर क्या आएगा, इसी, क्या जाएगा, इसी। इसी के बाद इसी में देंगे एक, एक को ए ई से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, ए ई, प्लस एक का भाग इसी में देखो तो इसी, इसी को ऊपर वाला एक से गुणा करोगे तो क्या जाएगा, इसी। वैसे इधर भी लघुत्तम क्या जाएगा, इधर आ जाएगा ई डैश सी। ई डैश के बाद ई डैश में दोगे एक, और इसको इससे गुणा करोगे तो ये आ जाएगी ए ई डैश, प्लस एक का भाग ई डैश सी में देखो तो ई डैश सी आ जाएगी। ई डैश सी को एक से गुणा करोगे तो क्या जाएगी, ई डैश सी। अब देख लो ए ई प्लस सी, जोड़ो ए ई प्लस सी, ए ई यहां तक और फिर ई सी यहां तक। ए ई और ई सी इनको जोड़ते तो पूरी ए सी बनती है, क्या बनती है, ए सी। क्या बनती है, ए सी। ये तो बन गई ए सी बटे ई सी, बराबर इधर ई डैश ई, ए डैश, ए ई डैश सी, ए ई डैश यहां तक और फिर ई डैश सी यहां तक। ये भी ए सी बन गई, ये भी क्या बन गई, ए सी। ए सी बटे इधर क्या है, ई डैश सी, ई डैश सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वज्र गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वज्र गुणा करने पर, करने पर करो। ए सी को ई डैश, ए सी गुणा ई सी, ए सी गुणा ए सी बराबर ई डैश सी गुणा ए सी। अब ए सी से ए सी कट जाएगा, क्या आ गया, ई सी बराबर ई डैश सी। अब यहां से गौर करने वाली चीज क्या है, गौर करने वाली क्या चीज है, ए सी और ई सी बराबर ही है, ए सी ई सी और ई डैश सी। देखना ई सी ये भुजा और ई डैश सी ये भुजा, ये भुजा क्या है, बराबर है। हमने ये दिखाई दे रहा है थोड़ा सा अलग अलग, लेकिन हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये बराबर है। दिखाई हमेशा ध्यान रख लेना, जो चीज दिखाई दे उसको मानने की जरूरत नहीं है, जो चीज हम सिद्ध कर देते हैं वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और हमने ये सिद्ध किया है कि ई सी और ई डैश सी ये दोनों भुजाएं बराबर है। इसका मतलब है ये ई और ई डैश एक ही पॉइंट है। अगर मान लो कि मैं कहूं कि ये भुजा, ये ए बी है, ये भुजा बराबर है और ए बी भुजा, इसी के ऊपर एक और भुजा है यहाँ पे, तो ये भुजा बराबर है, तो मैं कहूंगा ना कि एक ही पॉइंट है, ये क्या है, एक ही पॉइंट है। अभी ये भुजा देख लो डी ई यहाँ पे है, ये ई सी और ई डैश सी ये बराबर है, तो ये 4 है, तो यहां से लेकर ये भी कितना है, 4। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं है, ये दोनों पॉइंट एक ही बिंदु पे है। ये दोनों जो नाम है ई और ई डैश, ये दोनों एक ही बिंदु पे है, एक ही बिंदु पे है। इसका मतलब है ई डी ई और डी ई डैश ई ये समपाती भुजाएं हैं, समपाती यानी एक के ऊपर एक भुजाएं हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, ये बराबर आ गया ना। तो अभी यहां से इसे थोड़ा सा लिखना है, क्या लिखना है, अतः ई तथा ई डैश एक ही बिंदु पर स्थित है, एक ही बिंदु पर स्थित है, बिंदु पर स्थित है। अर्थात भुजा, भुजा कौन कौन सी, डी ई तथा डी ई डैश, डैश संपाती है, संपाती है। कौन कौन सी, डी ई और डी ई डैश, देखना कौन सी, डी ई और डी ई डैश संपाती है, संपाती है। इसका मतलब है अगर डी ई बी सी के समांतर है तो ये भुजा और ये भुजा एक के ऊपर एक है, अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। और डी ई और बी सी समांतर थी रचना से, डी बी सी और डी ई डैश, ये बी सी और डी ई डैश ये रचना से क्या थी, समांतर थी। इसका मतलब है ये दोनों समांतर थी और ये दोनों एक के ऊपर एक है, तो इसका मतलब ये भी क्या रहेगी, समांतर। अतः बी सी समांतर डी ई, क्या लिखोगे, बी सी संपाती है तथा, तथा बीसी समांतर डीई डैश है। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, बीसी समांतर डीई है। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये बिल्कुल छोटी सी थी, मैंने बच्चों इसको थोड़ा सा किताब की तुलना में बड़ा लिखा है
ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। किताब से अगर आप लोग करोगे तो किताब में बहुत सारी चीजें, ये यहां से यहीं पे उन्होंने इसको सिद्ध कर दिया है अपनी भाषा में कह के, ये एक जोड़ के ये चीज, इतनी चीजें तो किताब में लिखी नहीं है, बस यहीं पे सिद्ध कर दिया। चाहते तो हम भी यहीं पे कर सकते थे, लेकिन समझना महत्वपूर्ण चीज है। वैसे तो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है। अब है ये उदाहरण नंबर, एग्जाम्पल नंबर 1 है। यदि कोई रेखा एक ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बीसी के समांतर हो, डी पे प्रतिच्छेद करते हो और बीसी के समांतर हो। समांतर है, अगर समांतर है तो इसका मतलब इसमें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लग जाएगी। और जो भी दूसरी की, उसको क्या लिखोगे, उसको हमेशा लिखोगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम। ठीक है। तो सिद्ध कीजिए एडी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। एडी बटे ए बी ए ई बटे ए सी, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब ध्यान से कुछ मैं चीजें समझा रहा हूं, चाहे बेशक इसमें टाइम लग जाए बच्चों, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को समझ में आए। ये मैं चाहता हूं कि आप लोगों को समझ में आना जरूरी है। क्या देखना बच्चों, मैं एक चीज समझा रहा हूं, गौर करना। एक ही हमने एक ये रेखा खींच दी, हमने एक त्रिभुज बनाया। हमने क्या बनाया, एक त्रिभुज बनाया। ठीक है। और ये समांतर थी। ठीक है बच्चों, यहाँ से नाम था ए, यहाँ पे था बी, और यहाँ पे था सी, यहाँ पे था डी, और यहाँ पे था ई। बहुत तीन चीजें मोस्ट समझा रहा हूँ, तीन चीजें महत्वपूर्ण है, समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे एडी बटे बी डी है, अपने पास में क्या है, एडी बटे बी डी है, बराबर ए ई बटे ई सी है। ए ई बटे क्या है, ई सी है। ए ई बटे क्या है, ई सी है। हमें ऊपर ये पूरी ए बी भुजा चाहिए। ऊपर क्या चाहिए, ए बी भुजा चाहिए। ऊपर क्या चाहिए, ए बी भुजा चाहिए। ऊपर क्या चाहिए, मतलब ये देख लो ए डी बी डी, ए डी बी डी आधी आधी भुजा थी। इधर भी ए ई सी, ए ई और ई सी, इधर भी आधी आधी भुजा थी। हमें आधी से पूरी चाहिए। हमें आधी से क्या चाहिए, पूरी। हमें आधी से क्या चाहिए, पूरी चाहिए। और बच्चों जब भी आधी से पूरी चाहिए, जब भी आधी से पूरी चाहिए, जब भी आधी से पूरी चाहिए तो दोनों पक्षों में एक जोड़ दो। जब भी आधी से पूरी चाहिए तो दोनों पक्षों में क्या जोड़ दो, एक जोड़ दो। जब भी आधी से पूरी चाहिए तो दोनों पक्षों में एक जोड़ दो। और जिसको हमें पूरी बनाना है उसको हमेशा कहां लिखोगे, ऊपर। बस ये इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण चीज है। तीन महत्वपूर्ण चीजें समझा रहा हूं। पहली चीज हमें आधी से पूरी बनानी है, आधी से पूरी बनानी है तो दोनों पक्षों में क्या जोड़ दो, एक। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, अगर पूरी से आधी बनानी है, वो भी आगे बताऊंगा मैं, जब पूरी से आधी बनानी है तो दोनों पक्षों में एक घटा दो। दोनों पक्षों में एक घटा दो, दोनों पक्षों में एक घटा दो। ठीक है। वापिस, और तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये है, जिस आधी को पूरी बनानी है उसको ऊपर लिखो, और पूरी को आधी बनानी है तो उस पूरी को ऊपर लिखो। जैसे इस आधी को, इन दोनों में से एडी को पूरी बनानी है, पूरी एडी को हमें पूरी बीसी ए बी बनानी है तो इस एडी को ऊपर ही रहने दो। बीडी को हमें पूरा बनाना है तो बीडी को ऊपर लिखो, एडी को नहीं, मतलब पलट के लिख दो। समझ गए क्या। तो यही चीज उसमें भी है, घटाने वाले में भी है, कि भुजा बड़ी को, पूरी भुजा को आधी बनानी है ना, तो पूरी को आधी बनानी है तो पूरी को हमेशा ऊपर लिखो। तो तीन महत्वपूर्ण चीजें हो गई। पहली महत्वपूर्ण चीज, आधी को पूरी बनाना है तो दोनों पक्षों में एक जोड़ दो। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, पूरी को आधी बनाना है, पूरी को आधी बनाना है तो दोनों पक्षों में एक घटा दो। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, जिसको हमें पूरी बनाना है उसको ऊपर लिखो, या जिसको आधी बनानी है उसको भी ऊपर लिखो। जिसको पूरी या आधी बनानी है ना, उससे हमेशा ऊपर लिखो। ठीक है। बस यही महत्वपूर्ण चीज थी। अब ध्यान से देखना, जैसे मान लो हमें एडी है, इस एडी को पूरा बनाना है। इस एडी, हमें बीडी तो ऐसा कैसा ही चाहिए, बीडी तो हमें ऐसा कैसा चाहिए, बीडी में कोई छेड़छाड़ नहीं चाहिए। हमें एडी की जगह क्या चाहिए, ए बी चाहिए। एडी की जगह क्या चाहिए, ए बी। एडी की जगह चाहिए ए बी। तो एडी की जगह हमें ए बी चाहिए, तो किसकी चीज जगह चाहिए, एडी की। जिसकी जगह चाहिए ना उसको हमेशा ऊपर ही रखो, तो एडी तो पहले से ऊपर है। अब पूरी चाहिए, आधी एडी, जो एडी है ये आधी है, आधी को पूरी ए बी बनानी है। आधी को पूरी बनाना है तो दोनों पक्षों में क्या जोड़ दो, एक। एडी प्लस बी डी प्लस एक, इधर भी ए ई बटे ई सी प्लस एक।
एक लगा के लघुत्तम जोड़ो, इधर लघुत्तम आ जाएगा BD, BD का भाग BD में दोगे एक, एक को AD से गुणा करोगे तो क्या है AD, एक का भाग BD में दोगे BD, BD को एक से गुणा करोगे तो क्या जाएगा BD। इधर भी लघुत्तम आ जाएगा इसी, इसी के भाग इसी में दोगे एक, एक को AE से गुणा करोगे तो AE प्लस एक का भाग इसमें दोगे EC, इसी को एक से गुणा करोगे तो EC। AD प्लस BD, AD प्लस BD, AD प्लस BD, इसको और इसको जोड़ोगे तो पूरी AB आ जाएगी, क्या जाएगी AB बटे BD बराबर AE AE और EC, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या जाएगा AC और बटे में क्या है EC। देख लो पूरी आ गई है अभी। ठीक है, दूसरी चीज ये आधी से पूरी आई कि नहीं आई, आधी से पूरी आई बच्चों। दूसरी चीज, अगर हमें BD को पूरी बनाना है, BD को क्या बनाना है पूरी, AD इसको पूरी नहीं, AD तो हमें रखनी है, ऐसे कैसे चाहिए, AD तो हमें चाहिए, BD को बदलना है, जिसको बदलना है उसको ऊपर लिख दो, बस जिसको बदलना है ना उसको ऊपर लिख दो। BD को बदलना है, इस BD को बदलना है पूरे AB में, तो लिख दो BD को AB में बदलना है, तो जिसको बदलना है ना उसको ऊपर लिखो, BD को ऊपर लिखेंगे और ये AD को कहाँ लिख देंगे नीचे, पलट दिया तो इधर भी पलट दो, EC बटे AE। ठीक है, अब हमें वही दोनों पक्षों में क्या करना है, एक जोड़ना है, तो इधर भी एक जोड़ दो, इधर भी क्या जोड़ दो एक, लघुत्तम ले लो, लघुत्तम में इधर क्या आ जाएगा AD, AD का भाग AD में दोगे एक, एक को BD से गुणा करोगे तो BD प्लस एक का भाग AD में दोगे AD, AD को एक से गुणा करोगे तो AD बराबर इधर AE, AE का भाग AE में दोगे एक, एक को इसी से गुणा करोगे EC प्लस एक का भाग A में दोगे AE, AE को इससे गुणा करोगे तो AE। BD AD, BD प्लस AD क्या हो जाएगा AB, ऊपर आ गया AB बटे AD बराबर इधर क्या है AC, ये जोड़ के AC आ जाएगा बटे क्या है AE। तो देख लो हमें AD को नहीं बदला, हमने किसको देख लो, हमने इधर किसको बदल दिया, BD थी इसको किस में बदल दिया AB में, किस में बदल दिया AB में, और जो अपने AD थी उसको तो ऐसे कैसे रख दिया। ठीक है ना, तो जिसको बदलना है उसको ऊपर लिखो और आधी को पूरी बनाना है तो एक जोड़ो। अब यहां से देखना, यहां से देखना, यहां से देखना बच्चों, यहां से देखना क्या है, अपने पास में आई क्या आई, अपने पास में आ गई AB बटे AD बराबर AC बटे AE। ठीक है, ये चीजें आ गई। अब लास्ट महत्वपूर्ण चीज समझा रहा हूं, बाद में एग्जाम्पल ही करेंगे। हमें AB को क्या बनाना है, ये पूरी AB थी, पूरी है ये, इसको आधी बनाना है, क्या बनाना है आधी। अब इसको आधी बनाना है ना, जब भी पूरी को आधी बनाओ, जब भी पूरी को आधी बनाओ एक घटा दो दोनों पक्षों में, तो ये AB बटे AD था, इधर भी एक घटाएंगे, AC बटे AE था, इधर भी एक घटाएंगे, लघुत्तम लेंगे एक, इधर क्या हो जाएगा AD, AD के भाग AD में देंगे तो एक, एक को AB से गुणा करेंगे तो AB माइनस एक का भाग AD में देंगे AD, AD को एक से गुणा करोगे तो AD बराबर इधर लघुत्तम आएगा AE, AE के भाग AE में दोगे एक, एक को AC से गुणा करोगे तो क्या जाएगा AC माइनस इस एक का भाग AE में दोगे AE, AE को एक से गुणा करोगे तो क्या जाएगा AE। अब ध्यान से देखना AB में से AD माइनस करो, AB माइनस AD यानी AB में से AD घटाओ, इस पूरी AB में से, पूरी AB में से ये AD घटा देंगे तो क्या बचेगी BD, क्या बचेगी BD, इधर बच गई BD और बटे में क्या था AD बराबर AC माइनस AE, इस AC में से पूरी AC में से, पूरी AC में से ये घटा दो, ये घटा दो तो क्या बच जाएगी EC, क्या बच जाएगी EC और बटे में क्या है AE। देख लो आधी आ गई कि नहीं आ गई, BD बटे एक, BD AD आ गई कि नहीं आ गई आधी। तो जब भी, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जब भी आधी से पूरी बनानी है तो दोनों पक्षों में क्या करो एक जोड़ दो, और आधी आधी से पूरी बनानी है तो एक जोड़ो, क्योंकि आधी को पूरा करना है तो एक जोड़ना पड़ेगा, और पूरी का आधा करना है तो एक क्या करना पड़ेगा घटाना है। ठीक है, घटाना है, और जिसको बदलना है ना उसको हमेशा ऊपर लिखो, जिसको बदलना है उसको हमेशा कहां लिखो, ऊपर लिखो। अब अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं, देखना अब कितना इंटरेस्ट आएगा इस एग्जाम्पल को करने में। यही एग्जाम्पल है, हमें क्या दिया गया है, यदि एक रेखा एबीसी भुजाओं को AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिष्ठित करो तो भुजा भुजा BC के समांतर है, ये और ये समांतर है, तो सीधी कीजिए AD बटे AB बराबर AE बटे AC AD बटे AB, AD बटे AB और AE बटे AC, AE बटे AC, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। पहली चीज तो DE और BC क्या समांतर है, सबसे पहला पॉइंट तो लिखने दिया गया है, मैंने कहा था सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना दिया गया है, क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि भुजा BC के समांतर है, DE और BC क्या समांतर है, BC के समांतर क्या है DE, ये सबसे पहला पॉइंट हमें दिया गया है। दूसरा पॉइंट क्या था, सिद्ध करना था, दूसरा पॉइंट है सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? देख लो, सिद्ध कीजिए कि आगे ये हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AD बटे AB बराबर AE बटे AC, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। चलो ठीक है, तीसरा पॉइंट हम रचना करते हैं, रचना इसमें करने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट चौथा पॉइंट है मेन, चौथा पॉइंट क्या है, उपपत्ति।
उपपत्ति। चौथा पॉइंट लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में हमें BC समांतर DE, ये हमें क्या भाई दिया है, ये हमें दिया है, ये चीज हमें क्या है भाई दिया है। देखना, इस त्रिभुज में BC समांतर DE है। एक त्रिभुज में दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है, ये समांतर है। चलो बच्चों, लाइट चली गई है तो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इस क्वेश्चन को बच्चों करेंगे कल। कब करेंगे? कल। ठीक है बच्चों, तो बस यही कहना है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, बाकी मिलते हैं बच्चों, कल मिलते हैं। यहीं से कल शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों।